हे गाइस, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रीतिकाल का नामकरण और उसके प्रस्तोता के बारे में। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि रीतिकाल का नामकरण कैसे हुआ और किसने क्या नाम रखा है। यहाँ से भी हर एक एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है और आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये रीतिकाल का नामकरण और उसके प्रस्तोता। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे रीतिकाल का नामकरण और उसके प्रस्तोता। नाम अंधकार काल। पूछता है कि अंधकार काल नाम रीतिकाल का किसने रखा, तो त्रिलोचन ने। कला काल किसने कहा, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल और भगीरथ मिश्र। यहाँ पर दो कवि हैं, ध्यान रखिएगा। रीतिकाल किसने कहा है, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अलंकृत काल किसने कहा, मिश्र बंधुओं ने। श्रृंगार काल किसने कहा, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। आइए देखते हैं कैसे यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ से प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि रीतिकाल का नामकरण अलंकृत काल किसने किया। उत्तर होना चाहिए मिश्र बंधु। ठीक है, अगर पूछे कि श्रृंगार काल किसने कहा रीतिकाल को, तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है। और जो हम लोग रीतिकाल पढ़ते हैं वो नाम किसने दिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं रीतिकाल से अभिप्राय। रीतिकाल से क्या अभिप्राय है, किस विद्वान ने या किस लेखक ने ये रीतिकाल का क्या मंतव्य यहाँ पर दिया है। तो चलिए देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल सहित कई महत्वपूर्ण आलोचकों ने रीति का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा कि रीति से आशय है अनुकरण करने की प्रवृत्ति। और ये ध्यान रखिएगा, रीति से अर्थ क्या है, रीति से अर्थ है अनुकरण करने की प्रवृत्ति या अनुकरण यानी सीखना किसी चीज को, उसकी प्रवृत्ति। ठीक है, केशवदास क्या कहते हैं कि समुझे वाला बालकन वर्णन पंथ अगाध। और ये पंक्ति देकर पूछ दी जाती है कि यह पंक्ति किसकी है, तो केशवदास की है। दूसरा है कि रीति सुभाषा कवित्त की वर्णत बुध अवतार, ये कहा है चिंतामणि ने। तीसरा है कि सुकविन हूँ की कछु कृपा समुझी कविन को पंथ, ये भूषण की पंक्ति है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला है कि सो विश्रब्ध नवोढ़यो वर्णत कवि रस रीति, ये मतिराम की है। आगे है अपनी अपनी रीति के काव्य और कविरीत, ये कवि देव की है। ठीक है, देव की है। उसके आगे है छंद रीति समुझे नहीं बिन पिंगल के ज्ञान, ये है सोमनाथ जी द्वारा कहा गया है। ये सब रीति से अभिप्राय बता रहे हैं कि रीति का मतलब क्या होता है। ठीक है, फिर उसके आगे है कि थोरे क्रम ते कहीं अलंकार की रीति, ये कवि दुल्लह की पंक्ति है। उसके आगे है ताही को रति कहत है रस ग्रंथन की रीति, और ये पद्माकर द्वारा कहा गया है। उसके आगे है कवित रीति कछु कहत है व्यंग्य अर्थ चितलाय, और ये प्रताप शाही ने कहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है काव्य की रीति सुखी सुखवी न सो, इसके आगे की पंक्ति है देखी सुनी बहुलोक की बातें। ठीक है, ये भिखारी दास की पंक्ति है और ये कई बार पूछी गई पंक्ति है। वैसे तो यहाँ जितने भी पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स सारे इंपॉर्टेंट हैं। आगे है अरु कछु मुक्तक रीति लखी कहत एक उल्लास, ये भी भिखारी दास की पंक्ति है। बंधव सुकविन के चरण अरु सुकविन के ग्रंथ जाते कछु हूँ लह्यो कविताई को पंथ, और ये भी पंक्ति भिखारी दास की है। ठीक है, अब देखते हैं कि रीतिकाल के प्रवर्तक। ऊपर हम देखें कि रीतिकाल का नामकरण किसने क्या रखा है। अब यहाँ पर देखेंगे कि रीतिकाल के प्रवर्तक और उसके प्रस्तोता के बारे में, कि रीतिकाल का प्रवर्तक किसको माना है। तो यहाँ देखते हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र मानते हैं कृपाराम को रीतिकाल का प्रवर्तक
मानते हैं और रचना काल है 1541 ईस्वी। ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं किसको? केशव दास को। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि रीतिकाल के प्रवर्तक हैं केशव दास, और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कहते हैं कि नहीं, रीतिकाल के प्रवर्तक हैं कृपाराम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसको मानते हैं? वो मानते हैं चिंतामणि को। चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं आचार्य शुक्ल 1643 ईस्वी के आसपास। कृपाराम को कालक्रम की दृष्टि से और केशव दास को रचनाकार की व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से तथा चिंतामणि को रीति की अखंड परंपरा चलाने की दृष्टि से रीतिकाल का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है। तीनों को तो माना गया है, तीनों लोग प्रवर्तक हैं, लेकिन किसको किस क्रम में माना गया है ये आप लोगों को देखना है कि कालक्रम की दृष्टि से किसको माना गया, तो कृपाराम को माना गया, जो कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने माना है। और रचनाकार व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से किसको माना गया? केशव दास को, जिनको माना है नगेंद्र ने। और बात करें चिंतामणि की, तो रीति की अखंड परंपरा चलाने की दृष्टि से रीतिकाल का प्रवर्तक माने आचार्य शुक्ल चिंतामणि को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखते हैं रीतिकाल के उदय की पृष्ठभूमि। ठीक है, रीतिकाल के उदय की पृष्ठभूमि की रीतिकाल का उदय कैसे हुआ। ठीक है, उसके पहले था आदिकाल, भक्तिकाल। ये दो काल जब समाप्ति हुई इस दो कालों की, उसके बाद से रीतिकाल का उदय हुआ। वो उदय कैसे हुआ आइए देखते हैं। रीतिकाल का आरंभ उस युग में हुआ जब राजनीतिक दृष्टि से मुगल सत्ता भारत की केंद्रीय सत्ता के रूप में प्रतिष्ठित थी। कब हुआ इसका उदय? जब राजनीतिक दृष्टि से मुगल सत्ता भारत की केंद्रीय सत्ता के रूप में प्रतिष्ठित थी। आगे देखते हैं, आगे है कि सामाजिक रूप से यह काल भी सामंतवादी स्थितियों का ही काल है। सामंतवादी यानी राजा महाराजा रहते थे और उसमें जो कवि रचनाएं करते थे, रचनाकार थे, अपनी जीविका यापन करते थे, वही सामंतवादी थे, वही सामंतवादी कहलाएंगे। इस युग में फारसी काव्य परंपरा का भी हिंदी पर प्रभाव पड़ने लगा। फारसी काव्य परंपरा की प्रमुख विशेषता यह है कि इनमें कविताएं प्रायः प्रेम के विरह पक्ष पर केंद्रित होती हैं। इसमें प्रेम को लेकर बहुत रचनाएं की गई हैं और श्रृंगारिकता की भी उत्पत्ति यहाँ पर देखने को मिलती है। श्रृंगारिक रचनाएं भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हुई है। ठीक है, रीतिकाल के उत्तरार्ध का समय केंद्रीय मुगल सत्ता के टूटने का समय है। इस समय मुक्ति की भावना दो रूपों में हिंदी कविता में पैदा हुई। वो कौन कौन सी है? रीति मुक्त और रीति इतर। ठीक है, रीति मुक्त और रीति इतर। और दो जो है वो है रीति सिद्ध और रीतिबद्ध। रीति सिद्ध और रीतिबद्ध। आगे हम लोग उसका भी चर्चा करेंगे, लेकिन बता दिए यहाँ पर रीति मुक्त और रीति इतर, उसके पहले रीति सिद्ध और रीतिबद्ध। ठीक है, इसके अंदर अलग अलग कवि भी आएंगे कि रीति सिद्ध में कौन कवि आएंगे, रीतिबद्ध में कौन कौन कवि आएंगे, रीति मुक्त में कौन कौन कवि आए हैं, इसकी विस्तृत चर्चा हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, रीतिकाल में दरबारों के बाहर भी कविताएं रची जाती रही। रीतिकाल की गैर दरबारी कविता में प्रायः दो परंपराएं नीति काव्य तथा भक्ति काव्य आती हैं। आगे है कि इसके अतिरिक्त इस काल में पहली बार स्वतंत्र रूप से नीति काव्य की परंपरा का विकास हुआ, जिसमें लोक भाषा में लोक जीवन के उदाहरणों के आधार पर नीति काव्य कहे गए। अब उसकी विशेषताएं देखते हैं कि रीतिकालीन काव्य की विशेषताएं क्या थी। ठीक है, रीतिकाल की विशेषताएं क्या हैं? काव्य तत्व और आचार्यत्व का मिश्रण। ठीक है, काव्य तत्व और आचार्यत्व का मिश्रण। शास्त्र और रचना में समानांतर पार्थक्य रहा, लेकिन रीतिकाल में शास्त्रीयता और रचनात्मकता का यह समानांतर पार्थक्य खत्म हो जाता है। केशवदास, चिंतामणि, भिखारीदास और पद्माकर जैसे रचनाकारों की मूल चिंता संस्कृत काव्य शास्त्र के नियमों के आधार पर रचना करना और उस शास्त्र को लोक भाषा में रूपांतरित करना है। इसलिए इन कवियों को आचार्य कवि भी कहा गया है। ठीक है, आचार्य कवि किनको किनको कहा गया है? केशवदास को, चिंतामणि को, भिखारीदास और पद्माकर को कवि और आचार्य भी कहा गया है। दूसरा क्या है? अंतर्वस्तु के रूप में श्रृंगार का चयन।
श्रृंगारिकता रीतिकाल की प्रमुख विशेषता है। श्रृंगारिकता की यह चेतना रीतिकाल में सामंती परिवेश और शास्त्र द्वारा समर्थित है। रीतिकाल की श्रृंगारिकता में काम शास्त्र, नायिका भेद और गृहस्थ संबंधों की दिनचर्या का फैलाव है। और जो तीसरी विशेषता है वो है अलंकारिकता के प्रति अत्यधिक सजगता। रीतिकाल में कविता की अंतर्वस्तु की तुलना में उसका रूप महत्वपूर्ण हो गया। रूप का सीधा संबंध अलंकृति से है, इसलिए कवियों ने अलंकार को कविता के शोभाकारक धर्म के रूप में नहीं बल्कि उसमें चमत्कार और चकाचौंध उत्पन्न करने के लिए अपनाया है। ठीक है, उसके आगे है चित्रात्मकता और नाद सौंदर्य। चित्रात्मकता और नाद सौंदर्य। रीतिकाल की चित्रात्मकता और प्रायः सभी आलोचकों ने स्वीकार किया। रीतिकाल की चित्रात्मकता को प्राय सभी आलोचकों ने स्वीकारा है। चित्रात्मकता रीति काव्य की अति महत्वपूर्ण विशेषता है। आगे है प्रकृति चित्रण। अगली विशेषता क्या है? प्रकृति चित्रण। रीति कवियों का प्रकृति चित्रण सामान्यतः उद्दीपन विवाह के रूप में ही हुआ है। उद्दीपन विवाह, आलंबन विवाह, दो होते हैं ना विवाह, रस में पढ़ाया गया है, देख लीजिएगा उसको। आगे है बादल, चांदनी, मलय, समीर। बादल, चांदनी, मलय, समीर, नदी और बसंत जैसे प्राकृतिक उपादानों को रीति कवियों ने अपना विषय बनाया है। और लास्ट है प्रेमानुभूति की मांसलता। प्रेमानुभूति की मांसलता। प्रेम रीति काव्य का केंद्रीय विषय है, लेकिन सामंती वातावरण के दबाव और रुचियों के कारण इन कवियों ने प्रेम के नितांत दैहिक और उत्तेजक प्रसंगों एवं चित्रों को ही अपनी कविता में व्यक्त किया है। तो ये जो पॉइंट्स हैं 4, 5, 6 पॉइंट्स हैं, ये रीतिकाल की विशेषताएं कहें या इसको प्रवृत्तियां भी कहकर पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसमें जो हर एक पॉइंट्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं, तो इसको देखिएगा। ठीक है, तो आज का ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।